जो अतीत की जो गौरव है उसको लौटाने की कोशिश करी, है ना? तो इसके थ्रू ही मतलब और उसमें कौन-कौन आप शामिल थे आपने देखा, है ना? जो आपके एमजी रानाडे थे, ये लोग भी शामिल थे, ठीक है? सुरेंद्र बनर्जी जी। तो इन सब के चलते जो भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ, उसके बारे में पढ़ेंगे और साथ में ही इसके चलते ही कांग्रेस का भी जन्म हुआ 1885 में, ठीक है? तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं एक तो पहला कारण और संदर्भ क्या है, क्या बैकग्राउंड था कि राष्ट्रवाद का उदय हुआ। लिटन की जो लॉर्ड लिटन थी, है ना? लिटन था, उसकी जो प्रतिक्रियावादी नीतियाँ थी, कैसी रिएक्शनरी नीतियाँ थी, उसने मदद करी ये आधुनिक राष्ट्रवाद के उदय में। आधुनिक राजनीतिक संघों का विकास, ठीक है? फिर अल्टीमेटली फिर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जन्म होता है और चूँकि इसका जन्म हुआ तो क्या हुआ, जो यहाँ के लीडर थे, वो थोड़े बहुत नरमपंथी कहलाते थे, है ना? क्योंकि अपनी जो माँगे थी, उनके लिए क्या था, वो कॉन्स्टिट्यूशनल या फिर संवैधानिक तरीके से अपनी डिमांड को मनवाना चाह रहे थे, ठीक है? तो उन सब के बारे में पढ़ेंगे और जो उनकी उपलब्धियाँ हैं, सीमाएँ हैं, इनके बारे में। तो चलिए क्विकली स्टार्ट करते हैं और थोड़ा-सा स्पीड में रखेंगे, ठीक है? क्योंकि जो कंटेंट आएगा एग्ज़ाम में, उसको मैं ज़्यादा डिटेल से पढ़ाऊँगा और जो जस्ट नॉलेज के लिए है, उसको मैं स्किप कर दूँगा क्योंकि ये डिटेल प्रेज़ेंटेशन यूपीएससी ओरिएंटेड है, तो सीजीपीएससी ओरिएंटेड करने के लिए मुझे कुछ चीज़ों को कट शॉर्ट करना पड़ता है, ठीक है? तो पहला तो क्या था, आधुनिक राष्ट्रवाद का उदय, उसका कारण क्या था? तो पहला तो वैश्विक प्रभाव, है ना? फ्रांसीसी क्रांति द्वारा शुरू किए गए राष्ट्रवाद और आत्मनिर्णय के अधिकार की विश्वव्यापी अवधारणा, है ना? तो जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, ठीक है? उसका भी असर भारत में देखने को मिला और यहाँ के लोगों को भी ये जागरूकता आई कि हम भी अपने देश में क्या बोलते हैं निर्णय लेने की क्षमता खुद रखें, है ना? हमारे देश की जो कमान हो, हमारे हाथों में हो। दूसरा है भारतीय पुनर्जागरण, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा कि ब्रिटिश द्वारा शुरू किया गया आधुनिकीकरण, पश्चिमी विचार और शिक्षा से बौद्धिक जागृति। जो आपने देखा कि वेस्टर्न एजुकेशन था, उससे प्रभावित जो कुछ वर्ग थे, जैसे कि आपका ईश्वर चंद्र विद्यासागर है, चाहे आपका राजा राम मोहन राय, इन लोगों ने कैसे भारतीय इतिहास को पुनर्जागृत किया, है ना? जो गौरव था उसको। तीसरा है औपनिवेशिक प्रतिक्रिया, जो भी अंग्रेज़ों की रिएक्शन था, बहुत सारे रिएक्शन हुए, जैसे कि आपके न्यूज़पेपर पे बैन लगा देते थे, है ना? उसके बाद इल्बर्ट बिल जो पढ़ेंगे हम लोग, भेदभावपूर्ण कैसे रिएक्शन किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा, ठीक है? और जो शोषण किया गया व्यापार के माध्यम से, है ना? उन सब के कारण ये राष्ट्रवाद का उदय हुआ कि ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्यवादी नीतियों और शासकों के नस्लीय अहंकार के प्रति प्रतिक्रिया, है ना? और एक और कारण है अतीत की पुनर्खोज। भारत की गौरवशाली अतीत और सांस्कृतिक विरासत की पुनर्खोज ने राष्ट्रीय पहचान को मजबूती दी, है ना? जो हमने इसमें ही पढ़ा पुनर्जागरण वाले में कि कैसे इवन आपका जो थियोसॉफिकल सोसाइटी है, उन्होंने बोला कि इंडियन का जो वो था विरासत है कितना रिच है ना? तो इन सब ने अल्टीमेटली ये जो राष्ट्रीय पहचान है उसको मजबूती दी। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण ने राष्ट्रीय पहचान उभारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जैसे कि पहला तो ये था कि प्राचीन भारतीय संस्कृति और परंपराओं में रुचि का पुनरुत्थान हुआ। बाद में हम लोग देखेंगे कैसे शिवाजी महोत्सव, आपका गणेश महोत्सव ये सब मनाने लगे, है ना? सामाजिक और धार्मिक सुधारों को बढ़ावा मिला। तीसरा है आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच का प्रसार। सभी लोगों ने किया, आप देखोगे आपका सर सैयद अहमद अली खां और आपके राजा राम मोहन राय, इवन आपके आर्य समाज, इन सब ने क्या किया था, आधुनिक शिक्षा और वैज्ञानिक सोच पर जोर दिया था। और नेक्स्ट है भारतीय विरासत और पश्चिमी विचारों दोनों से अवगत एक बौद्धिक वर्ग, मतलब ऐसा वर्ग पैदा हुआ जिनको भारतीय विरासत के बारे में भी पता था और जिनको पश्चिमी विचारों के बारे में भी पता था। तो ये लोग क्या है, आपका सिंथेसिस कर पाए कि अ, ऐसा भी नहीं है कि भारत बहुत पीछे है ना? हमारे यहाँ भी बहुत अच्छी चीज़ें हैं। तो ये जो नया वर्ग जागृत हुआ ना, उन्होंने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बौद्धिक जागृति ने औपनिवेशिक शासन पर सवाल उठाने और भारतीय पहचान को स्थापित करने के लिए एक आधार तैयार किया, ठीक है? और दूसरा एक रीज़न जो हमने पढ़ा था, वो था लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ। तो क्या नीतियाँ थी उसको देख लेते हैं। तो 1876 में उसने कुछ पॉलिसी लाई थी, उसका था
आईसीएस जो इंपीरियल सिविल सर्विसेज था, है ना, उस टाइम इंपीरियल बोलते थे, इंडियन तो नहीं बोलते थे। तो इंपीरियल सिविल सर्विसेज परीक्षा की आयु को उसने 21 से घटाकर 19 साल कर दिया था, जिससे भारतीयों के लिए प्रतिस्पर्धा में पार्टिसिपेट करना बहुत कठिन था, है ना। बहुत कम लोग ही उस टाइम तक रेडी हो पाएंगे अपने आप को, क्योंकि एक तो एग्ज़ाम भी इंग्लिश में होता था और उसकी आयु और घटा दोगे तो आप अल्टीमेटली कंपटीशन ही खत्म कर रहे हो। नेक्स्ट है, देश में भीषण अकाल पड़ा था 1877 में। तो उस दौरान भी इसने क्या किया था, दिल्ली दरबार, है ना। दिल्ली दरबार मतलब क्या किया, जो इनके ये थी रानी थी, वो भारत आई और उनके लिए रेड कारपेट बिछाए पड़े हैं, ठीक है। एक तरफ रेड कारपेट बिछाए हैं और एक तरफ जो जनता है भुखमरी से मर रही है। तो इसके चलते भी काफ़ी प्रतिक्रिया आई भारतीयों में। नेक्स्ट है, भारतीय भाषा के प्रचार समाचार पत्रों में आलोचना दबाने के लिए वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, है ना। तो हो क्या रहा था, जो हिंदी समाचार पत्र थे सरकार की जो नीतियों की आलोचना कर रहे थे, तो उनको दबाने के लिए उन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू कर दिया। और इस एक्ट में क्या हुआ कि कोई भी मतलब समाचार पत्र है, अगर उसको प्रिंट करना है तो पहले तो पूरा रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। दूसरा है इंग्लिश में होना चाहिए। और तीसरा, आपका उसकी एक प्रति है वहाँ आपको जमा करनी होती थी, ठीक है। तो इससे पहले वो चेक करते थे कि भाई कहीं हमारे सरकार के खिलाफ कुछ बोला तो नहीं जा रहा है, ठीक है। और कोई भी अगर सरकार विरोधी कानून या फिर आलोचना होती थी, तो ऐसे जो ये प्रेस हैं उन सबको सीज कर लिया जाता था, उनकी मशीनें बंद करवा दी जाती थी। तो इन सब के चलते भी बहुत बड़ा रिएक्शन आया। एक और कारण है भारतीय आर्म्स एक्ट पारित, जिससे भारतीयों को हथियार रखने पर प्रतिबंध लगा दिया, है ना। तो 3-4 आपने देखा, ठीक है। ये जो लिटन की प्रतिक्रियावादी नीतियाँ थी, जिसके चलते भी राष्ट्रवाद को बढ़ावा मिला। इन नीतियों ने देश में व्यापक विरोध को भड़काया और राष्ट्रवादी भावनाओं को बढ़ावा मिला। अब आते हैं वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो मैंने बताया, तो ये पूछ सकता है ना 2 नंबर के क्वेश्चन में, तो आप पढ़ लीजिएगा। तो क्यों पेश किया गया था इसे? 1857 के विद्रोह के बाद देसी भाषा का प्रेस अभूतपूर्व पैमाने पर बढ़ा, है ना। 57 की क्रांति एक बहुत ही अच्छा क्या बोलते हैं टर्निंग पॉइंट था। भारतीय भाषा के समाचार पत्र सरकारी नीतियों की आलोचना करने लगे। प्रेस की राय विशेष रूप से अशांत थी। 1806 ये अकाल के बारे में भी बहुत कुछ लिखा। दिल्ली दरबार जो अपनाया था उसके बारे में भी बहुत आलोचनाएं की, ठीक है। तो सबसे बुरी विशेषता क्या थी इनकी, कि अंग्रेजों और देसी भाषा के प्रेस के बीच भेदभाव, ठीक है। अपील का कोई अधिकार नहीं दिया, मतलब इस एक्ट के तहत। गैंगिंग एक्ट उपनाम दिया, है ना, मतलब इस एक्ट का नाम ही गैगिंग था, मतलब तो हुआ क्या कि लॉर्ड रिपन को बाद में यूरोपीय समुदाय के कड़े विरोध के तहत बिल को संशोधन करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे विदेशियों के प्रति भारतीयों का आक्रोश और बढ़ गया, ठीक है। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि ये जो आलोचनाएं बढ़ी थी ना, उसके चलते इन्होंने ये लाया था। इंग्लिश में पढ़ें तो वर्स्ट फीचर क्या थी इस एक्ट का, कि डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन इंग्लिश एंड वर्नाकुलर प्रेस। जो अंग्रेजी और हिंदी प्रेस थे, दोनों में भेदभाव करने लग गए थे। उनको लगता था कि हिंदी प्रेस ही आलोचना कर रही है, तो उन पे कड़े कानून लाए। नो राइट ऑफ अपील, कोई अपील की जगह ही नहीं थी। और गैगिंग एक्ट, है ना, मतलब उसको दबाने की कोशिश की गई। उसके बाद एक और आई कंट्रोवर्सी, उसका है इल्बर्ट बिल विवाद। इसके बाद ये भी 2 नंबर में पूछता है, हमने शायद सॉल्व किया है क्वेश्चन। तो इसके बारे में क्या है कि इल्बर्ट बिल 1883 ने यूरोपियों के मुकदमे के संबंध में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यताओं को हटाने का प्रयास किया। तो जब रिपन आया था ना, रिपन ने काफ़ी सुधार लाए। तो उसने क्या कहा कि मान लो ये इंग्लिशमैन है, ठीक है, और ये इंडियन है, हिंदुस्तानी है, ठीक है। तो इन दोनों के लिए क्यों अलग-अलग जज रखें? जज तो फिर वो रहता है ना, निष्पक्ष रहता है। तो इंडियन जज भी अंग्रेज़ों पे ट्रायल कर सकता है और हिंदुओं पे ट्रायल कर ही रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ का अंग्रेज़ों ने बहुत विरोध किया। उनका कहना था कि ये काली चमड़ी वाला कैसे हम पे मतलब हमारा केस जज करेगा, है ना? तो इसके चलते क्या हुआ, ये जो ये था एल्बर्ट बिल है, उसको वापस लेना पड़ा। तो जो नस्लीय भेदभाव है ना, वो साफ-साफ दिखने लग गई भारतीयों को, ठीक है? तो इल्बर्ट बिल 1883 में यूरोपियों के मुकदमे में भारतीय मजिस्ट्रेटों पर लगाई गई अयोग्यता को हटाने का प्रस्ताव था। भारत में यूरोपीय समुदाय ने इस बिल का कड़ा विरोध किया। जो ये बताया ना, अंग्रेजों ने बहुत विरोध किया, जो भारतीय न्यायाधीशों द्वारा मुकदमा चलाए जाने के विचार से क्रोधित थे। लॉर्ड रिपन को बिल में संशोधन करने के लिए मजबूर किया गया, जिससे औपनिवेशिक शासन में निहित नस्लीय भेदभाव के प्रति भारतीयों का आक्रोश और बढ़ गया। जो चीज़ मैंने आपको समझाया
कि जैसे ही ये बिल को वापस लिए तो भारतीय समझ गए कि ये तो हमें बहुत इन्फीरियर या फिर नस्ली भेदभाव इनके अंदर बहुत है। इस विवाद ने औपनिवेशिक प्रणाली में नस्लीय पूर्वाग्रह को उजागर किया और शिक्षित भारतीयों के बीच बढ़ती राष्ट्रवादी भावना में योगदान दिया। ठीक है दोस्तों, देखो अल्टीमेटली हम लोग भले ये पढ़ रहे हैं कि कैसे मॉडर्न नेशनलिज्म का उदय हुआ, लेकिन उसके अलावा जो एक एक छोटे छोटे टॉपिक आ रहे हैं ना, ये आपके 2-2 मार्क्स में आते हैं। ठीक है, जैसे ऊपर में हमने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट देखा, एल्बर्ट बिल विवाद देखा, तो इन सब चीज़ों को आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, इसीलिए जो चैप्टर आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ ना, वो बहुत काम के हैं, कोई भी चीज़ व्यर्थ की नहीं है। जो उतना यूज़ का नहीं रहता मैं वैसे भी स्किप कर देता हूँ। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आधुनिक राजनीतिक संघों का विकास। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में धनी और अभिजात वर्ग का प्रभुत्व था, तो स्थानीय और क्षेत्रीय स्वरूप और ब्रिटिश संसद को याचिकाओं के माध्यम से प्रशासनिक सुधारों की मांग की गई और प्रशासन में भारतीयों के सहयोग और शिक्षा के प्रसार पर ध्यान केंद्रित किया गया। तो जो 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में ना, ये कुछ अटेम्प्ट थे जिससे राजनीतिक संघों का विकास हुआ। तो पहले क्या था, जो अमीर लोग थे, जैसे बंगाल में कुछ ज़मींदार लोग थे, उन लोगों ने अपना प्रभुत्व जारी रखा और सरकार को इस बात के लिए थोड़ा कन्विंस करते रहे कि भाई आप ये प्रशासनिक सुधार करिए, ये हमारे लिए अच्छा है ना? और फ़ोकस किया कि कैसे आप शिक्षा का मतलब जो शिक्षा है, उसका अधिकार उनको मिले। फिर उसके बाद क्या हुआ, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में, मतलब स्टार्टिंग में, सॉरी प्रारंभ हो गया, अंत में क्या हुआ, शिक्षित मध्यम वर्ग का बढ़ता प्रभुत्व। ये जो शिक्षित वर्ग था, पहले तो अपील कर रहे थे कि भाई थोड़े बहुत सुधार कर दो, लेकिन एक बड़ा वर्ग वकील बन गया, पत्रकार बन गया, शिक्षक बन गया, डॉक्टर बन गया, तो इनका जो दृष्टिकोण है बड़ा व्यापक हुआ और इन्होंने बड़े एजेंडे के साथ अंग्रेजों के सामने खड़े हुए। ठीक है, दृष्टिकोण में अधिक संगठित और व्यवस्थित और राष्ट्रीय चेतना का विकास शुरू हुआ। ठीक है, तो कहने का मतलब ये था कि 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जो आपका वेस्टर्न एजुकेशन का दौर था, उसने जाते-जाते 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में बहुत कुछ दे के गया, जिससे शिक्षित वर्ग पैदा हुआ और शिक्षित वर्ग अपने अधिकारों के प्रति जागरूक था। ठीक है, तो उन्होंने फिर बहुत सारे संगठनों का निर्माण किया। तो उन संगठन के बारे में पूछा जाता है। ठीक है, मतलब अरेंज करने के लिए बोला जाता है। सबसे पहले मैं इसके आने के पहले आपको बताऊँगा, जो मैं वर्नाकुलर एक्ट पढ़ा रहा था ना, इस पे एक क्वेश्चन आता है प्रीलिम्स का, हम लोग करेंगे भी। लेकिन एक मैंने एक इस साल की शायद प्रीलिम्स में आया था, अमृता बाज़ार पत्रिका, है ना? तो अमृता बाज़ार पत्रिका जो थी, वो थी वो हिंदी में थी, ठीक है? लेकिन जैसे ही रातों-रात उसको बैन करने की बात करी, तो इन्होंने रातों-रात इस हिंदी पत्रिका को इंग्लिश में बदल दिया, ठीक है? तो इसके बारे में पूछते हैं कि वो कौन-सी पत्रिका थी, जो रातों-रात अंग्रेजी में आ गई थी, है ना? तो वो अमृता बाज़ार। हम लोग क्वेश्चन करेंगे तो रिवाइज़ होगा। चलिए, हम लोग क्या पढ़ रहे थे कि कांग्रेस के पूर्व ना, ये जो शिक्षित वर्ग था, उन्होंने छोटी मतलब कुछ-कुछ संस्थाएँ बनाई थी, ऑर्गेनाइज़ेशन, जिसके थ्रू अपनी डिमांड को रखते थे, ठीक है? तो उसके बारे में पढ़ते हैं। पहला तो है 1836 में आया, ये था राजा राम मोहन राय के सहयोगियों द्वारा बंग भाषा प्रकाशिका सभा का गठन किया गया, ठीक है? सबका पर्पज़ यही था कि ये रिफ़ॉर्म चाहते थे। दूसरा था 1838 में, ये आया ज़मींदारी एसोसिएशन, जिसको बोला गया है लैंडलॉर्ड सोसाइटी, ठीक है? आपको ये याद रखना है और संस्था का नाम। उसके बाद तीसरा आया 1843 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, बंगाल के लोग थे, ठीक है? उन्होंने स्टार्ट किया कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में। अब देखिए, 2 जो सोसाइटी है वो मर्ज हुए और नया एसोसिएशन आया, लैंड होल्डर सोसाइटी मतलब ये वाली, और बंगाल ब्रिटिश सोसाइटी ये वाली, का एक विलय हुआ और वो कहलाया ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, मतलब ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो इसको बोलिए बिया, ठीक है? तो 1851 में ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। तो पूछ सकता है कि किसके मर्जर से बना, तो लैंड होल्डर सोसाइटी प्लस बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी के मर्जर से बना था ये ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन। उसके बाद आता है 1875 में, इसमें क्या हुआ, इंडियन लीग की शुरुआत हुई। किसने किया, शिशिर घोष ने। और 1876 में ये आपके एस एन बोस बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और ए एम बोस, ठीक है, आनंद मोहन बोस, दोनों ने मिलके स्टार्ट किया था इंडियन एसोसिएशन, ठीक है? इन सब का, जैसे मैंने आपको बार बार बताया, इन सब का ऑब्जेक्टिव यही था कि ये इंडियन के हितों के लिए या फिर उनके राइट्स के लिए आवाज़ उठाते थे संवैधानिक तौर पे, ठीक है?
तो इन संस्थाओं के आप नाम याद रखेंगे। ये कहाँ पे थे? ये जो मैंने अभी बताया वो बंगाल में संस्थाएँ थी, ठीक है? तो मैं जस्ट रिवाइज़ करता हूँ। सबसे पहला जो संस्था था बंग भाषा प्रकाशिका सभा, जो कि राजा राम मोहन राय के सहयोगी ने किया 1836 में। 1838 में लैंड होल्डर सोसाइटी, 43 में बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, इसको बोलूँ तो BBIS, ब्रिटिश बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, और ये बिया, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। 1875 में इंडियन लीग, जैसे आप इंडियन प्रीमियर लीग देखते हो ना, ऐसा कुछ याद रखना, ठीक है। इंडियन लीग किसने शुरू किया था? शिशिर घोष ने और सुरेंद्र नाथ बनर्जी, और इसने क्या किया था? इंडियन एसोसिएशन IA, जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता है उसका जस्ट अपोजिट IA मतलब इंडियन एसोसिएशन, ठीक है। तो उसको सुरेंद्र नाथ बनर्जी, SN बनर्जी और AM बोस, इन दोनों ने स्टार्ट किया था, ठीक है। वैसे ही बॉम्बे में भी कुछ शुरू हुआ, तो बॉम्बे का देख लेते हैं। ये एक्चुअली शायद ट्रांसलेट नहीं हो पाया, 2 सेकंड ना। एनीवेज़ मैं आपके लिए इसको पढ़ देता हूँ। तो बॉम्बे में शुरू किया था रानाडे ने, क्या शुरू किया था? पूना सार्वजनिक सभा, ठीक है। तो आप याद रखेंगे पूना सार्वजनिक सभा। मैं इन सबको क्यों पढ़ा रहा हूँ? क्योंकि क्वेश्चन इससे ये बनता है कि कौन-सा पहले आया। तो पूना सार्वजनिक सभा शुरू हुआ था 1867 में, किसने किया था? महादेव गोविंद रानाडे ने, ठीक है। और विथ ऑब्जेक्टिव ऑफ सर्विंग एज़ अ ब्रिज बिटवीन गवर्नमेंट एंड पीपल, वही लोगों के बीच और सरकार के बीच एक ब्रिज बनना चाहते थे। दूसरा एक शुरू हुआ बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, इसको शुरू किया था बदरुद्दीन त्याबजी, फिरोज शाह मेहता और केटी तेलांग ने, ठीक है। केटी तेलांग, तो इनको याद रखेंगे। तो ये कहाँ की हैं? बॉम्बे की। उसके बाद कुछ संस्थाएं हैं वो मद्रास में भी शुरू हुई। तो मद्रास में कौन सा शुरू हुआ? ये था आपका मद्रास महाजन सभा, और ये कब शुरू हुआ? 1884 में, ठीक है। तो अल्टीमेटली हम लोग कांग्रेस के जो स्थापना है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं, ठीक है। उसके पहले आपने देखा बंगाल में 3-4 एसोसिएशन खड़े हुए। मुंबई में मैंने 2 बताया, पूना सार्वजनिक सभा और बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। मद्रास में मद्रास महाजन सभा, और इसमें कौन-कौन थे मुख्य सदस्य? आनंद चार्लू, सुब्रमण्यम अय्यर और विजय राघवाचार्य, ठीक है। और विदेश में क्या शुरू हुआ था? 1866 में दादा भाई नौरोजी उस टाइम वहाँ थे ब्रिटेन में, तो वहाँ उन्होंने शुरू किया था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन, ठीक है। कब किया था? 1866। तो दोस्तों प्रश्न जो बनता है इसमें यही बनता है कि आप उसको सीरीज़ में जमाइए। कब कौन-सा पहले शुरू हुआ, कौन-सा बाद में शुरू हुआ, ठीक है। तो इसके PYQ करेंगे उस टाइम आपको दिखेगा। दादा भाई नौरोजी ने लंदन में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की शुरुआत की थी, जिसका उद्देश्य था इंग्लैंड में भारत के मुद्दे को बढ़ावा देना, भारतीय कल्याण के लिए ब्रिटिश जनमत को प्रभावित करना, मतलब वहाँ के लोगों को कन्विंस करना कि भाई भारतीयों के लिए भी कुछ तो करो। अब आता है कांग्रेस का जन्म होता है, ठीक है। तो कांग्रेस का जन्म कैसे हुआ? तो एक सेवानिवृत्त इंपीरियल सिविल सर्विस के अधिकारी थे, तो उनका नाम था A.O. ह्यूम, ठीक है। तो इससे ही क्वेश्चन आया था कि A.O. ह्यूम का योगदान बताइए, जो हम लोग करेंगे बाद में मेंस में। तो सारे डेटा यहीं पे है। एक सेवानिवृत्त ICS अधिकारी ने दिसंबर 1885 में बॉम्बे में, देखो कहाँ पे? बॉम्बे में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला सत्र आयोजित किया। पहले सत्र में 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। ये सब सारे फैक्ट आते हैं ना, क्योंकि पहला अधिवेशन था इसलिए एक-एक फैक्ट इंपॉर्टेंट है। और WC बनर्जी की अध्यक्षता थी। कौन थे? व्योमकेश चंद्र बनर्जी, है ना। SC बनर्जी और AM बोस दिसंबर 83 में भारतीय अखिल राष्ट्रीय सम्मेलन का सत्र आयोजित किया था, ठीक है। मतलब 1883 में इन्होंने क्या शुरू किया था? भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन, इंग्लिश में बोले तो इंडिया ऑल इंडिया नेशनल कॉन्फ्रेंस। तो आपने कल ही पढ़ा था, जो मैंने आपको बताया था कि ये जो संस्था थी वो कौन-सी संस्था थी? ये कांग्रेस की समाज सुधारू संस्था थी, है ना। तो ये उसी स्थान में होता था जहाँ पे कांग्रेस का सम्मेलन होता था, बट ये टोटली अलग मतलब कांग्रेस के साथ मिला-मुला, मतलब कांग्रेस का एक सोशल रिफॉर्म विंग था। इस कारण बनर्जी कांग्रेस के संस्थापक पद सत्र में भाग नहीं ले सके, ठीक है। ये लाइन मैंने एक्चुअली आपको इसलिए बताई कि जो सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे ना, उनके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि उन्होंने पहले सत्र में भाग लिया था। तो बात ये है कि वो भाग नहीं लिए थे, क्योंकि वो अखिल भारतीय राष्ट्रीय सम्मेलन का लीड कर रहे थे उसको।
तो उसको याद रखेंगे कि जो संस्थापक सत्र था जो बॉम्बे में हुआ, उसको ज्वाइन नहीं किया था किसने? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी ने। ठीक है, एक फैक्ट है जो आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है। गठन के बाद आईएनसी की वार्षिक बैठकें हर साल दिसंबर में होती थी, हर साल दिसंबर में होती थी, विंटर का सीजन। उसके बाद एक क्वेश्चन आता है सीजीपीएससी में कि सेफ्टी वॉल थ्योरी, मतलब जो कांग्रेस का गठन हुआ, ऐसा माना जाता है, कुछ जो क्रिटिक है वो ये बोलते हैं कि कांग्रेस का गठन इसलिए हुआ था ताकि अंग्रेजों को जो 1857 की क्रांति से जूझना पड़ा था ना, वैसा कुछ ना हो पाए, और जो भारतीयों के जो विरोध है या फिर जो उनके असंतोष है उसको सफलतापूर्वक दबाया जा सके। ठीक है, तो ये मतलब कुछ लोग बोलते हैं कि ये एक थ्योरी है, कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा कुछ नहीं है, मतलब एक जेन्युइन डेवलपमेंट हुआ था। तो क्यों लोग बोलते हैं कि ये सेफ्टी वॉल, सेफ्टी मतलब सुरक्षा, है ना? एक सुरक्षा तंत्र की तरह काम किया। और कुछ लोग बोलते हैं कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। तो कुछ लोग मानते हैं कि सेफ्टी वॉल था कांग्रेस का जन्म, और कुछ लोग बोलते हैं नहीं। तो हमें दोनों आर्ग्यूमेंट को देना है और अंत में कंक्लूड करना है, क्योंकि मैं इस क्वेश्चन को अभी 2024-25 सॉरी 25-26 में आते देख पा रहा हूँ, है ना? क्योंकि इसमें आपको एनालिसिस बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसमें काफ़ी एनालिसिस बनता है। तो सेफ्टी वॉल थ्योरी का सुझाव है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना ए ओ ह्यूम द्वारा लॉर्ड डफरिन, कौन था ये? गवर्नर, वायसराय था उस टाइम। लॉर्ड डफरिन के निर्देश पर बढ़ती भारतीय राजनीतिक आकांक्षाओं के लिए एक सुरक्षित नियंत्रित निकास प्रदान करने के लिए किया गया था। इस सिद्धांत को विभिन्न प्रकाशनों के माध्यम से लोकप्रिय बनाया गया, जैसे कि इसको लाला लाजपत राय ने भी कहा था किसमें? यंग इंडिया में। आर पाल्मेदत्त जो आपके मार्क्सिस्ट वो थे, थिंकर थे, उन्होंने इंडिया टुडे में भी लिखा था इसके बारे में। एम एस गोलवलकर, उसने वी ये जो उनका था उसमें लिखा था। और नेक्स्ट थे सी एफ एंड्रयूज और गिरिजा मुखर्जी द्वारा द राइज एंड ग्रोथ ऑफ कांग्रेस इन इंडिया, इसमें भी इसको बोला गया। ठीक है, तो ये कुछ मैगजीन है। आपसे पूछा जा सकता है कि किसने ये सेफ्टी वॉल थ्योरी को क्या बोला एक्सेप्ट किया। तो लाला लाजपत राय का अगर नाम देता है तो आपको वही टिक करना है। अगर इनमें से सबका नाम देता है तो ऑल ऑफ द एबव आंसर होगा। ठीक है, आधुनिक इतिहासकार इसके सिद्धांत को बड़े पैमाने पर खारिज करते हैं। कांग्रेस को एक वास्तविक राष्ट्रवादी संगठन के रूप में देखते हैं, जिसने जल्दी ही ब्रिटिश नियंत्रण से परे अपना एजेंडा विकसित किया। तो वही था कि सबसे बड़ा डाउट वही था कि एक इंग्लिश आईसीएस है वो क्यों शुरू करेगा कांग्रेस, है ना? तो अगर उसने शुरू किया है तो जरूर इसमें अंग्रेजों की ही चाल है, ऐसा माना जाता था। तो चलिए अब फिलहाल हम लोग देखते हैं कि कुछ शुरुआती दिनों में कैसे काम किया कांग्रेस ने। कांग्रेस की स्थापना तो हो गई 1885 में। पहला जो सभा था उसको वीसी बैनर्जी ने क्या अध्यक्षता की। ठीक है, तो हुआ क्या, इस जो ग्रुप था कांग्रेस में नर्मपंथी नेता थे, जैसे कि दादा भाई नेरोजी, फिरोज शाह मेहता, दिनशा वाचा, डब्ल्यू सी बैनर्जी, एस एन बैनर्जी, महादेव गोविंद रानाडे, शिशिर कुमार घोष, मोतीलाल घोष, मदन मोहन मालवीय, जी सुब्रमण्यम अय्यर, वीर राघवाचार्य। ठीक है, तो अगर पूछा जाता है ना इनमें से कौन सा, मतलब इनका नाम एक बार देख लीजिएगा, ये सारे के सारे नरमपंथी नेता थे। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन में आता है कि इनमें कौन सा क्या बोलना चाहिए, नरमपंथी नहीं है करके, तो अगर कोई नया नाम रहेगा तो उसको डालिएगा। इनका मूल विश्वास क्या था कि ब्रिटिश न्याय की भावना में विश्वास, मतलब ब्रिटिश जो न्याय कर पाएगा उसमें इनका भरोसा था। ब्रिटिश ढांचे के भीतर ही संवैधानिक सुधारों की इच्छा रखते थे ये लोग। याचिकाओं और प्रस्तावों के माध्यम से आंदोलन के नरम तरीकों को प्राथमिकता दी, है ना? मतलब जो आप इंग्लिश में बोलूँ तो प्रोटेस्ट प्रे पिटिशन प्रोटेस्ट, है ना? यही इनकी नीति थी। P3 बोलते हैं जिसको। प्री मतलब प्रार्थना करते थे, पिटीशन देते थे, है ना? कागजी कार्रवाई करो करके। नहीं होता था, प्रोटेस्ट करते थे। तो नरम तरीके से ये लोग कहते थे, कोई भी रिवॉल्यूशन की चाह नहीं थी इनकी। इनको भरोसा था कि हम लोग बार-बार रिक्वेस्ट करेंगे तो कुछ ना कुछ सुधार तो करेंगे ही। इनका दृष्टिकोण था कि मानते थे कि इतिहास की उस चरण में ब्रिटेन के साथ राजनीतिक संबंध भारत के हित में थे और ब्रिटिश शासन को सीधी चुनौती देने का समय नहीं आया था। ठीक है, ये लोग मानते थे कि यार ब्रिटिश को पंगा नहीं ले सकते हम लोग को अपने सुधार धीरे धीरे मनवाने पड़ेंगे। एस एन बनर्जी को अक्सर द इंडियन बर्क, मतलब ये क्या है, 2 मिनट ना, बार्क बर्क कहा जाता है, क्योंकि वे एडमंड बर्क की तरह ज्ञान और वाक्पटुता कौशल को जोड़ देते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा इंडियन बर्क किसको बोलते हैं? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी को। एक फैक्ट है, क्वेश्चन अगर पूछा जाता है तो।
अब आते हैं ऑब्जेक्टिव क्या थे। अब राष्ट्रीय इंडियन क्या बोलते हैं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना तो हो गई, तो क्या उद्देश्य थे? तो पहला तो था इनका लोकतांत्रिक राष्ट्रवादी आंदोलन की स्थापना करना। लोकतांत्रिक मतलब जिसमें लोगों का जुड़ाव हो और एक राष्ट्रव्यापी हो, ऐसा आंदोलन के लिए स्थापना करना चाह रहे थे। लोगों को राजनीतिक रूप से शिक्षित करना चाह रहे थे ताकि वो अपने अधिकारों के बारे में जाने। ठीक है। तीसरा था राष्ट्रवादी राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना। इसके पहले क्या था ना, बंगाल में कुछ लोग असंतोष में हैं, कुछ लोग आपके मुंबई में असंतोष पैदा कर रहे हैं, कुछ लोग मद्रास में, लेकिन एक यूनिफाइड नहीं था जहाँ पे एक फोरम हो, जहाँ पे सब लोग डिस्कस कर पाएँ कि क्या हमारी शिकायतें हैं, क्या होना चाहिए। तो ये जो इंडियन नेशनल कांग्रेस था, उन्होंने एक मंच प्रदान किया। आपने देखा इसके पहले बंगाल में एक अलग एसोसिएशन चल रहा था, है ना? आपके मद्रास में अलग चल रहा था, मद्रास महाजन सभा। आपका बॉम्बे में ये बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन चल रहा था। तो एक जो ब्रॉडर राजनीतिक कार्यकर्ताओं के बीच संबंध होना चाहिए, वो इन्होंने स्थापित किया। एक औपनिवेशिक विरोधी राष्ट्रवादी विचारधारा को विकसित करना था कि जो ये विदेशी शासन है उसके खिलाफ भी जो विचारधारा है उसको पोषित करना था, इसके लिए स्थापना किया गया। लोकप्रिय मांगों को तैयार करना और प्रस्तुत करना, अपनी डिमांडों को रेडी करना और अंग्रेजों के सामने प्रस्तुत करना। धर्म, जाति या प्रांत की परवाह किए बगैर राष्ट्रीय एकता को विकसित करना। और लास्ट था भारतीय राष्ट्रीयता को सावधानीपूर्वक बढ़ावा देना। तो इनमें से कुछ है ना? इन्फ्लुएंस अगर पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के क्या उद्देश्य थे, तो ये उद्देश्य आप लिखोगे। ठीक है, पढ़िएगा इसको। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, नरमपंथियों की राजनीतिक मांगे क्या थी। अब कांग्रेस की स्थापना हो गई, उसमें मैक्सिमम लोग नरमपंथी है, उनकी क्या क्या डिमांड थे? तो पहला तो ये चाहते थे संवैधानिक सुधार हो, मतलब जो जिस संविधान से आपका सिस्टम चल रहा था उसमें सुधार चाहते थे। तो क्या सुधार चाहते थे कि पहला ये चाहते थे परिषदों, मतलब जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसमें विस्तार हो और भारतीयों को अधिक भागीदारी मिले। तो पहली डिमांड उनकी थी। ठीक है, ये फेस है 85 से 92 के बीच। दूसरा था परिषदों का सुधार, परिषदों को अधिक शक्तियां दी जाए, विशेष रूप से वित्त पर अधिक नियंत्रण। इसमें क्या था, परिषद तो बना दिया था लेकिन सारा कंट्रोल जो है वायसराय करता था। ठीक है, परिषद कुछ अगर सजेशन भी देगा तो उसको माना नहीं जाता था। तो ये चाहते थे कि परिषदों को शक्तियां ज़्यादा दी जाए और स्पेशली जो धन वाली जो शक्तियां हैं, वित्त शक्तियां, उनको दी जाए। ठीक है। तीसरा है प्रतिनिधि संस्थाओं का क्रमिक परिचय। एक मिनट, ग्रेजुअल इंट्रोडक्शन, हाँ। तो ऐसे संस्थाओं को मौका मिलना चाहिए जो कि जनता को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसे ब्रिटिश उपनिवेशों के समान लोकतांत्रिक स्वशासन का दीर्घकालिक उद्देश्य। तो ये इनका दीर्घकालिक उद्देश्य था कि जैसे कनाडा और ऑस्ट्रेलिया में भी ब्रिटिश का राज था, लेकिन वहाँ पे स्वशासन का प्रावधान था, मतलब वहाँ के लोगों को अपने हिसाब से देश चलाने का भी अधिकार था, भले ही ब्रिटिश रूल में था। तो ऐसा ही कुछ रूल चाहते थे भारत में भी। कौन लोग? ये नरमपंथी लोग। लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव ऑफ डेमोक्रेटिक सेल्फ गवर्नमेंट सिमिलर टू ब्रिटिश कॉलोनीज लाइक कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो उसी टाइप का ही कुछ सुधार चाहते थे यहाँ पे। प्रशासनिक सुधार क्या चाहते थे? ये तो हो गया आपका संवैधानिक सुधार। प्रशासनिक सुधार मतलब प्रशासन में किस टाइप का सुधार चाह रहे थे? पहला था सरकारी सेवा का भारतीयकरण, जिसमें मैक्सिमम लोग क्या थे, इवन सिस्टम ही पूरा वो था, विदेशी था, है ना, अंग्रेजी में पूरा इनके सिस्टम थे। मैक्सिमम जो उच्च पद थे वहाँ पे अंग्रेज लोग थे, तो वो चाहते थे भारतीयकरण हो, भारतीय लोगों को भी ऊंचे पद मिले। न्यायिक कार्यों का कार्यकारी कार्यों से पृथककरण, मतलब जो जुडिशियल फंक्शन है वो आपके कार्यकारी क्या बोलते हैं, एग्जीक्यूटिव फंक्शन दोनों अलग हो, है ना? क्यों? क्योंकि शक्ति का पृथक्करण जरूरी है ना। हम लोग पढ़ते भी हैं कि अगर एक ही शक्ति, आपको जज करने का शक्ति भी दिया जाए और आप ही स्कीम इम्प्लीमेंट करने वाले हो, तो जस्टिस थोड़ी कर पाओगे। आप कोई भी पॉलिसी लाओगे और उसको सही ठहरा दोगे। तो डिमांड ये था कि जो न्यायिक कार्य है, मतलब जुडिशियल वर्क है, और जो एग्जीक्यूटिव वर्क है, उन दोनों को अलग किया जाए, ताकि अगर कोई दिखता है आपका कि एग्जीक्यूटिव है वो मनमानी कर रहा है, तो जुडिशियरी उस पर कंट्रोल कर पाए। नेक्स्ट था दमनकारी और अत्याचारी अत्याचारी नौकरशाही की आलोचना। ठीक है। और महंगे विलय और सैन्य अभियानों के फलस्वरूप आक्रामक विदेश नीति की आलोचना। तो ये सब पर्पस थे। ये लोग क्या कर रहे थे, आलोचना भी करते थे जो इनके फॉरेन पॉलिसी थी, क्योंकि अल्टीमेटली जो मिलिट्री में खर्चा हो रहा था वो तो भारत से ही जा रहा था ना। तो ये इनके कुछ मुख्य एजेंडा थे नरमपंथियों के।
नरमपंथियों ने शासन में अधिक भारतीय भागीदारी की मांग के लिए प्रतिनिधित्व के बिना कोई कराधान नहीं का नारा दिया। इसका मतलब क्या है? नो टैक्स विदाउट नहीं, नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ है। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन, ये नारा उन्होंने दिया था कि अगर हमारी भागीदारी रहेगी तभी हम टैक्स देंगे, अदरवाइज हमसे आप टैक्स ले रहे हो लेकिन हमारा कोई रोल ही नहीं है। इनकी पहले हम लोग पढ़ लिए संवैधानिक, फिर पढ़ लिए प्रशासनिक, अब उनकी मांग थी आर्थिक और सैन्य मांगे। तो क्या थी? करों में कमी चाहते थे, किसानों के लिए जो हाई फाई कर थे उनको कम करिए। धन की निकास की जांच, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था उसकी जांच हो, ठीक है, जो दादा भाई नेहरू जी ने कहा था, पॉवर्टी इन अनब्रिटिश रूल। नमक कर का उन्मूलन चाहते थे, सिंचाई सुविधाओं का विस्तार चाहते थे, स्वदेशी उद्योगों का विकास और भू राजस्व में कमी, ठीक है। तो ये इनकी कुछ आर्थिक मांगे थे। सैन्य मांगे वही थी कि आर्म्स एक्ट जो हुआ था जिसमें भारतीयों को हथियार रखने से मना कर दिया गया था, उसको निरस्त किया जाए। सेना में कमीशन रैंक पर भारतीयों की नियुक्ति, जो 1857 के बाद भारतीयों को छोटे छोटे पद ही दिए जाते थे, बड़े पद पे सिर्फ अंग्रेज रहते थे, तो भारतीयों को भी मौका मिले, ये इनका डिमांड था। और जो सेना पर इतना खर्च हो रहा था उस पर कमी की जाए, और सैन्य बजट की बचत का जन कल्याण के लिए उपयोग हो, है ना। मतलब जो आप इतना विस्तारवादी योजना बना रहे हो उसके चलते भारत में विकास नहीं हो रहा है, तो आप खर्चे कम करिए और विकास पे फोकस करिए। तो ये उनके सैन्य डिमांड थे, ठीक है। सामाजिक मांगे और कार्यप्रणाली क्या थी? सामाजिक मांगे थी इनका कि शिक्षा, स्वास्थ्य और स्वच्छता जैसी कल्याणकारी गतिविधियों पर अधिक खर्च हो, बागान मजदूरों की स्थिति में सुधार हो, जो आपके टी बागान में काम करते थे उनका भी बहुत शोषण हुआ था, समय पर न्याय और मुकदमेबाजी में लागत में कमी, नागरिक आधारों सिविल जो राइट्स हैं उसका संरक्षण हो। जैसे कि कौन कौन से राइट होते हैं सिविल वाले? जो आपको अपने विचारों को व्यक्त करने की स्वतंत्रता है, प्रेस फ्रीडम है, ये सब होने चाहिए, है ना। और इनका कार्यप्रणाली, ये तो हो गया इनका डिमांड, ठीक है। अब इन्होंने कौन से विधि अपनाई? जो मैंने आपको बताया था, प्रे, पेटिशन, प्रोटेस्ट, ठीक है। प्रार्थना और याचिका, ये आपका प्रे, प्रार्थना, क्या बोलते हैं, पेटिशन, याचिका डालते थे। प्रार्थना और याचिका की विधि और संवैधानिक आंदोलन का प्रयोग उपयोग, जो तीनों है ना, इसको ही 3P बोलते हैं, आप याद रखेंगे। वर्ष के अंतिम 3 दिनों में शांतिपूर्ण सभा, ठीक है। तो ये लोग क्या करते थे? साल भर तो चलो जो करना है करो, लेकिन बस एक साल के 3 दिनों में ये लोग क्या करते थे? सभा कर लिए, डिस्कस कर लेते थे। सर्वसम्मति और मतदान द्वारा अध्यक्ष का चुनाव होता था इनका। महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और स्थानीय मुद्दों पर चर्चा करते थे। सर्वसम्मति और मतदान के माध्यम से प्रस्तावों को पारित कर अपनाया जाता था, और विनम्र याचिकाओं के रूप में सरकार को प्रस्ताव प्रस्तुत करना। तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है, इस पूरे पीपीटी में हमने ये देखा कि कांग्रेस का जो नरमपंथी डिपार्टमेंट था वो कैसे वर्क कर रहा था। सरकार की आलोचना करते थे, अपनी डिमांडों को पेश करते थे, नहीं करते थे तो प्रार्थना करते थे, फिर याचिका करते थे, यही सब चल रहा था, ठीक है। और बट कोई भी ऐसा क्रांतिकारी आंदोलन नहीं हो रहा था जिससे वो अपनी बात मनवा पाए। इसी कारण ही तो जब हम लोग आने वाले चैप्टर में पढ़ेंगे कि आपके जो गर्मपंथी विचारधारा का उदय होता है ना, क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ सच में ही बदलाव हो, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई से कुछ नहीं चलेगा। अब स्वराज की मांग ना करने के कारण, तो क्या था कि लोग स्वराज की मांग नहीं कर रहे हैं, थोड़े थोड़े अपने डिमांड कर रहे थे। तो पहला है, इनको ब्रिटिश प्रणाली में विश्वास था। इस चरण के दौरान आईएनसी के नेताओं को ब्रिटिश न्याय और निष्पक्षता की भावना में विश्वास था। दूसरा कारण है प्रारंभिक चरण आंदोलन। आंदोलन अपने प्रारंभिक चरण में था और प्रकृति में सीमित था। संगठनात्मक शक्ति के निर्माण पर ध्यान केंद्रित था, मतलब इनका था कि पहले संगठन बना लें, बाद में अपने डिमांड को तेज करेंगे। तीसरा था सीमित जनाधार। ये क्या था ना, ये जो आपके नरम पंथी लोग थे, ये लोग क्या है, उच्च वर्ग से थे। तो ये लोग ना नीचे, जो नीचे तबके के लोग थे उनको जोड़ने में असफल रहे, किसान, मजदूर, इन लोगों को जोड़ नहीं पाए थे। इसलिए जो इनका आंदोलन था काफ़ी सीमित था। अभी तक एक जन आंदोलन नहीं था, अधिक कट्टरपंथी मांगों के लिए आवश्यक व्यापक लोकप्रिय समर्थन का अभाव था। मतलब भीड़ होनी चाहिए ना अपनी डिमांड मनवाने के लिए। उसके बाद आता है राजनीतिक दृष्टिकोण। नरमपंथी क्रमिक सुधारों में विश्वास करते थे, मतलब ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट हो, ठीक है। यहाँ पे हैं तो थोड़ा सा और थोड़ा डिमांड हो जाए, फिर ऐसे, तो ग्रेजुअल इंप्रूवमेंट, ठीक है। लेकिन क्रांतिकारी कैसे आते थे? यहाँ पे हैं, हमें आज ही चाहिए, ठीक है, कोई क्रमिक नहीं चाहिए, आज ही पूरा लड़ के लेंगे आज़ादी वाली बात। तो नरमपंथी क्रमिक सुधारों में विश्वास रखते थे और महसूस करते थे कि उस चरण में पूर्ण स्वतंत्रता की मांग करना प्रतिकूल होगा, मतलब कंडीशन ऐसी नहीं थी कि हम मांग करें। लेकिन नरमपंथी लोगों की कुछ उपलब्धियां भी रही। ये वीकनेसेस तो आपने देख लिए कि बस अपनी प्रार्थना प्रेयर ही कर रहे हैं,
ठीक है, कोई बड़ा कदम नहीं उठा रहे हैं, लेकिन उनकी उपलब्धियाँ भी थी। पहला उपलब्धि था इनका, तो ये प्रश्न आता है कि नरमपंथियों के उपलब्धियाँ बताइए। तो पहला तो ये था कि अखिल भारतीय राजनीतिक आधार दिया। 1885 में 72 प्रतिनिधियों से बढ़कर 1905 तक लाखों के समर्थन के साथ अखिल भारतीय राजनीतिक आधार बना। कौन? आईएनसी। फिर क्या हुआ? राष्ट्रीय जागरण। एक व्यापक राष्ट्रीय जागरण और एक सामान्य राष्ट्र से संबंधित होने की भावना पैदा करने में सफल रहे। ठीक है, इंग्लिश में अगर पढ़ते हैं क्या बोल रहा है? सक्सीडेड इन क्रिएटिंग अ वाइड नेशनल अवेकनिंग एंड फीलिंग ऑफ बिलोंगिंग टू वन कॉमन नेशन। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी में देखो तो गलत हो जाता है। सामान्य नहीं है, एक मतलब एक राष्ट्र से, मतलब उन्होंने इस टाइप की भावना पैदा करने में सक्षम हुए भारतीयों में कि भाई हम सब एक हैं, एक ही राष्ट्र से बिलोंग करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राजनीतिक शिक्षा। लोगों को राजनीतिक कार्य की कला में प्रशिक्षित किया और लोकतंत्र और राष्ट्रवाद के विचारों को लोकप्रिय बनाया। मतलब ये जो आपके कैसे आप पिटीशन लिखते हो, कैसे आप पॉलिटिकल डिमांड करते हो, इन सब की शिक्षा भी ये जो नरमपंथी हैं उनकी प्रारंभिक उपलब्धियां हैं। ठीक है, तो 1890 में कादम्बिनी गांगुली, कलकत्ता विश्वविद्यालय की पहली महिला स्नातक थी, ने कांग्रेस सत्र को संबोधित किया, जो कि राष्ट्रीय जीवन में महिलाओं की स्थिति के प्रति प्रतिबद्धता का प्रतीक था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस में महिलाओं को भी उचित स्थान मिला। तो कादम्बिनी गांगुली का नाम याद रखिएगा। 1890 में जो कलकत्ता की पहली महिला स्नातक थी, उन्होंने कांग्रेस सत्र में मतलब कांग्रेस सत्र को संबोधित करने वाली पहली महिला थी। ठीक है, कुछ और अचीवमेंट थे, जैसे कि एक अचीवमेंट है आर्थिक जागरूकता। जो ड्रेन ऑफ वेल्थ था उसको देशवासियों को बताया कि भाई कैसे अंग्रेज शोषण कर रहे हैं और हमारा जो धन है बाहर जा रहा है। धन की निकास के सिद्धांत के माध्यम से ब्रिटिश साम्राज्यवाद की आर्थिक सामग्री और चरित्र को उजागर किया कि कैसा कैरेक्टर है ब्रिटिश लोगों का, ये हमारा शोषण कैसे कर रहे हैं, इसकी जानकारी दी। नेक्स्ट था नीति सुधार। 1892 के भारतीय परिषद अधिनियम जैसे सुधारों के परिणामस्वरूप सरकार पर दबाव डाला, जिससे भारतीयों को विधानसभा में प्रवेश की अनुमति मिली। ठीक है, ये हम लोग पढ़ेंगे, है ना। जो भारतीय परिषद अधिनियम है ना, कंटिन्यूसली आपका 1861 है, 92 है, 1909 है, 19, तो क्रमिक रूप से कैसे कांग्रेस ने अपनी बात मनवाई। 1892 में तो यही है कि इन्होंने जो काउंसिल है वहां पे भारतीयों की संख्या को बढ़ाने के लिए विवश किया था, उसकी बात कर रहा है। अब आते हैं नेक्स्ट, भविष्य के लिए आधार बना। बाद के वर्षों में एक अधिक मजबूत राष्ट्रीय आंदोलन के आधार के लिए स्थापित हुआ। नरमपंथियों ने यह राजनीतिक सत्य स्थापित किया कि भारत पर भारतीयों के हितों में शासन किया जाना चाहिए और भारतीय जीवन में राष्ट्रवाद के मुद्दे को प्रमुख बनाया। ठीक है, और कुछ विशिष्ट उपलब्धियां हैं, उसको देख लीजिए। एक तो वही 1892 का जो भारतीय राष्ट्रीय अधिनियम था, उसमें भारतीयों को विधानसभा में प्रवेश की अनुमति मिली, एक अचीवमेंट। 1893 हाउस ऑफ कॉमन, जो अपना इंग्लैंड का होता है लोअर हाउस, ने सिविल सेवाओं के लिए लंदन और भारत में एक साथ परीक्षाओं के लिए प्रस्ताव पारित किया, तो दूसरी डिमांड भी बनवा ली। तीसरा, भारतीय वित्तीय मामलों की जांच के लिए भारतीय व्यय पर वेल्बी आयोग, ये याद रखिएगा ना, वेल्बी आयोग किससे संबंधित है? भारतीय मामलों की जांच, मतलब ये वेल्बी कमीशन किसके लिए है? इंडियन एक्सपेंडिचर की जांच के लिए बनाया था। ठीक है, उसके बाद आते हैं 1904 से 6 में दादा भाई नौरोजी गोखले तिलक ने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया के स्वशासी उपनिवेशों की तरह स्वशासन की मांग करना शुरू किया। तो ये कुछ उपलब्धियां थी विशिष्ट। ठीक है, और इनकी आलोचना ये देख लेते हैं। आई थिंक यहाँ पे हम लोग रोकते हैं, क्योंकि इसके बाद हम लोग नेक्स्ट जो क्लास रहेगा उसमें बाकी को पढ़ेंगे और इसके क्वेश्चन भी करेंगे। ठीक है, तो हमने कुछ अचीवमेंट देख लिए इंडियन नेशनल कांग्रेस के, कुछ लिमिटेशन है वो हम लोग अगले लेक्चर में देखेंगे।